वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं अचीवर्स पाथ क्लासेस में। दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर देखा कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। दोस्तों चाहे वो आम हो, केला हो या कोई भी फल हो, जिसको पकाने में प्रयोग होता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है तो जल का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या समान रहता है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है कि कभी भी जब जो इसे जो वाटर होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैपिंग होती है। ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने बना रखे हैं और इनके बीच में जो गैपिंग होती है, होता क्या है कि जब कभी भी इसके अंदर नमक या चीनी घोला जाता है तो ये नमक या चीनी के जो अणु होते हैं, इन अणुओं के बीच में आकर के बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसका लेवल होता है, जो इसका फाइनल लेवल होता है, वाटर लेवल होता है, ये जैसे का तैसा बना रहता है। जिसके कारण क्या होता है, इसका वाटर लेवल ना तो इंक्रीज़ हो पाता है और ना ही डिक्रीज़ हो पाता है, और वाटर लेवल क्या होता है, एक समान रहता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, हम जानते हैं अच्छे से कि जो विलेय होता है वो अच्छे से डिज़ोल्व होने वाला इसमें है, वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जिसे बोलते हैं NaCl। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है। दोस्तों होता क्या है, कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जो प्राचीन काल की वस्तुएं होती हैं उनकी आयु का निर्धारण करने में हेल्प मिलता है। जैसे कि आप सुनते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड की वस्तुएं, या फिर मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, इनकी जो वस्तुएं होती हैं इनका निर्धारण कैसे करते हैं, हज़ारों लाखों साल पहले पुरानी जो वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन में प्रयुक्त हेतु रसायन। देखिए होता क्या है दोस्तों, ये तो बहुत महंगी टेक्निक होती है। जब बारिश नहीं होती है तो इस मेथड के द्वारा बारिश कराई जाती है और इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेनिंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शुष्क बर्फ़ किसका ठोस रूप है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो शुष्क बर्फ़ होती है, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होती है। एक्चुअल में वो सूखी बर्फ़ होती है, वो ड्राई कार्बन होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की इस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो पदार्थ के अणु होते हैं सबसे कम दूरी कब होती है, जब वो पदार्थ ठोस होता है। तो ठोस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। तो इसलिए इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सी सही है। कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग वो लोग करते थे। नेक्स्ट है, घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिक्षिका है जो कि घर्षण के बारे में बता रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो वो कौन सा एग्जाम्पल देना बेस्ट समझती हैं घर्षण को लेकर के, यानी कि फ्रिक्शन को लेकर के। हम जानते हैं घर्षण बल वह बल होता है जो दो तल के बीच में काम करता है। यानी कि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैर का तलवा और फर्श, इनके बीच में कार्य करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल होता है। तो मैम ने क्या एग्जाम्पल दिया कि हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि अगर पेज के ऊपर तेल वगैरह फैला होता है तो हमारा पेन सही से नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच में घर्षण के कारण चल पाते हैं। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, ऊर्ध्वाधर फेंकी हुई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास लौट आती है। देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है अप डाउन, यानी कि इस तरह से जो जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो दोस्तों होता है कि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ना कि घर्षण के कारण। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण ही हम गतिशील वाहन पर ब्रेक लगा सकते हैं। डी ऑप्शन भी सही है। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, कांसे, यानी कि ये सीटेट के आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि जो कांसे यानी कि ब्रॉन्ज है, इनके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व होता है ये ब्रॉन्ज। तो दोस्तों ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ये कोई तत्व नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक मिश्रण होता है। जैसे कि क्या होता है, ये कॉपर और टिन, इन दोनों को एक सर्टेन रेशियो में मिला करके पिघला देते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसको कांसा बोलते हैं। तो दूसरा सही है। और थर्ड क्या है कि इसका प्रयोग आदिवासी लोग कई हज़ारों साल पहले से कर रहे हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो फोर्थ ऑप्शन है,
कांसे की बनी वस्तु, ये बकवास बात कह रहा है, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण रहता है, और ये दो धातुएं कौन सी हैं? अभी भी हमने पढ़ा कि ये जो दो धातुएं हैं कौन कौन सी है, कॉपर और टिन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन। तो कॉपर टिन देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉपर का मतलब तांबा और टिन। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ये चैनल आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करते रहिए दोस्तों। और जो भी कमियां हो उसको बताते रहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन कमियों को इम्प्रूव करता रहूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट है दोस्तों, मृत सागर क्या है? देखिए दोस्तों, इसको डेड सी बोलते हैं। डेड सी में क्या होता है कि इतना ज़्यादा नमक है, बहुत ही साल्टी वाटर है, और इतना ज़्यादा नमक है कि इसके अंदर ना तो कोई पेड़ पौधा सर्वाइव कर पाता है, ना ही कोई जीव जंतु सर्वाइव कर पाते, यानी कि ज़िंदा नहीं रह पाते, जिसके कारण इसमें कोई भी लाइफ नहीं है, ना तो कोई जीव जंतु है और ना ही पेड़ पौधे, जो जलीय पेड़ पौधे थे वो हो पाता है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, इसको डेड सी बोलते हैं। नेक्स्ट है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ये कांसे के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं। कांसे के बारे में सही कथन प्रयुक्त करना है कि क्या है दोस्तों, चलिए ट्राई करते हैं, बताइए क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पर दे रखा कि कांसा लोहे चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि ये तत्व नहीं मिश्रण है कांसा, इसलिए तत्व गलत है। नेक्स्ट है, कांसे को तांबे और टिन से पिघला करके तैयार किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड ऑप्शन है, कांसा अत्यधिक मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति के बुत बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर सही है। इससे तोप वगैरह बनाए जाते थे। अभी अभी आपने पढ़ा कि गोलकोंडा के किले जो थे उसमें जो तोपें थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। फोर्थ ऑप्शन है कि कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के होते हैं। दोस्तों दूसरा और तीसरा सही आंसर है, बाकी सब बकवास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों, अच्छा दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पर बता देना, मतलब अच्छा लगता है और आप लोग इसको जानिए। कक्षा और कक्षा में अंतर होता है दोस्तों। कक्षा होता है, कक्षा का मतलब क्लास होता है, कुछ लोग कक्षा बोलते हैं। तो भाई साहब आप जानते हैं कि कक्षे का क्या यूज़ है? तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन, कक्षा 5 के, कक्षा नहीं कक्षा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीक़ों से उपयोगी है। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण कौन कौन से हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो हम जानते हैं दोस्तों ए बी और डी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन दोस्तों सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, यहाँ पर पूछा गया गलत कौन सा उदाहरण दिया है मैम ने। तो जो दोस्तों शिक्षिका ने जो गलत उदाहरण दिया है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड आप पहला क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा करके पूछ दिया गया है और बाकी सेम क्वेश्चन रखा गया है, सेम लाइनें रखी गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, पहला है लौह पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ये तो बिल्कुल बकवास बातें कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है। ये सही आंसर है दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आपने पढ़ा होगा अपथ्रस्ट फोर्स, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं दोस्तों। एक्चुअल में उत्प्लावन बल और कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो कटोरी होता है आप देखते हैं कि जो इसका सरफेस होता है ये ज़्यादा होता है, और जो कील होती है इसकी सरफेस बहुत ही कम होती है, इसका जो एरिया होता है ये बहुत ही कम होता है। इसके पीछे कई रीज़न होते हैं दोस्तों, मैं इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन का पार्ट तो हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, मैं समझाऊंगा इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7th नंबर है, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित
प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, अगर एक मिश्रण है जिसमें नमक और रेत मिल गए हैं तो आप क्या क्या करेंगे। दोस्तों बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले उसका आस्वन करेंगे, अवसादन करेंगे। दोस्तों अवसादन का मतलब क्या होता है कि आपने नमक और मिश्रण, क्या होता है कि जैसे नमक और रेत का मिश्रण है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये नमक है और इसके नीचे ये बैठा है रेत है, तो आप सबसे पहले इसको पानी के घोल में डाल देंगे। जैसे पानी के घोल में डालते हैं तो होता है क्या, जो रेत होती है ये पानी की तली में आकर के बैठ जाती है और जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसको अवसादन करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे नमक पानी और रेत का जो मिश्रण होता है उसको हम छान लेते हैं। तो छानने के बाद क्या होता है कि जो रेत होता है वो अलग हो जाता है, पानी और नमक का घोल अलग हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका निस्तापन करते हैं। सबसे पहले हम अवसादन करते हैं, फिर निस्तापन करते हैं, फिर निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब छान लेना होता है। और वाष्पन, दोस्तों जो वाष्पन होता है यानी कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है वेपर के फॉर्म में अलग हो जाता है और बचता आता है नमक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वथन, यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्या अंतर है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बारीक सा अंतर है। क्वथन में और वेपराइजेशन में अंतर होता है, यानी कि उबलना और वाष्पीकरण होना दोनों में अंतर होता है। वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर होता है जबकि उबलना जो होता है वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसको कैसे समझते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल पे। आपके घरों में जो पोछा लगाया जाता है दोस्तों, पोछे का जो जैसे ही पोछा लगाया जाता है फर्श पर, वो क्या होता है कि पानी वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। आपको उस पानी को सुखाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक फर्श के पानी को उबालने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, वो अपने आप ही भाप बन करके उड़ जाता है। आपके जो कपड़े होते हैं उसमें जो पानी होता है, जैसे आप धूप में रखते हैं धीरे धीरे हल्की सी हीट पाता है सूर्य की रोशनी से और कपड़े आपके सूख जाते हैं। कपड़ों को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि उबलना का मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोसेस होता है 100 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद इसको उबलना बोलते हैं। और वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो वो किस प्रक्रिया को अपनाएगा। तो दोस्तों वो अपनाएगा निष्पावन को। आप देखते हैं कि क्या होता है कि किसान लोग क्या करते हैं, ऐसे एक बर्तन होता है उनके पास और इसमें क्या करते हैं, गेहूँ और इसके साथ मिट्टी का जो मिक्सचर होता है उसको रखते हैं और काफ़ी ऊंचाई से गिराते हैं। तो होता क्या है कि जो मिट्टी और मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। या होता क्या है कि जो चावल और जो चावल है गेहूँ है उसके कण तो भारी होने के कारण तुरंत नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो उसमें हल्के कण होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है, वो हवा के साथ साथ क्या होती है, उड़ के अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं निष्पावन। ठीक है, पावन से याद रखिए कि जो पवन की हेल्प से अलग कर देते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। होता क्या है कि आप नींबू लीजिए और उसे साधारण पानी में डालेंगे तो उसमें डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी का घोल बनाइए या समुद्र का पानी देखिए उसमें नींबू डालेंगे तो वो तैरता रहता है। पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। होता क्या है, एक जो वाटर डेंसिटी, देखिए दोस्तों घनत्व क्या होता है, एक टेक्निकल टर्म है जिसे डेंसिटी बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। घनत्व का मतलब याद रखिए घनापन। देखिए जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, जैसे आप देखते हैं कि जो मेले में लोग जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं और जो आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए, छोटी सी बात है, जहाँ पे जब पास पास में लोग ज़्यादा रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं घनत्व ज़्यादा है। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं। दूसरा घनत्व कम क्या होता है कि जब दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, यानी कि उनके बीच में गैपिंग ज़्यादा होती है, तो क्या बोलते हैं इसको, अत्यधिक। क्या होता है, घनत्व कम है। इसी तरह से जो अणु होते हैं, पदार्थ के अणु होते हैं, पदार्थ के अणुओं के बीच में जब ज़्यादा दूरी होती है तो बोलते हैं घनत्व क्या है, कम है। और जब पास के अणु जो होते हैं बहुत पास पास आ जाते हैं तो बोलते हैं डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका कारण क्या होता है, पानी में तैरने का कारण ये होता है
कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको इस चैनल के बारे में बताइए। और दोस्तों आपके जो सुझाव हैं वो प्लीज़ अपने सुझाव दीजिए, ताकि मैं आपके सामने और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।